वेट में क्यों इसको नापा जा रहा है? पहली वजह क्या होती है कि मिल्क जो होता है अगर उसको हम वॉल्यूम में नापेंगे तो कई बार फ्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रोथ का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर जो मिल्क होता है उसकी वेइंग करते हैं हम कभी भी उसको वॉल्यूम में नहीं मेजर करते हैं। तो फैट ग्लोब्यूल्स में होमोजेनाइजेशन कराने के बाद हम इसे तो लेस देन 2 माइक्रोन तक हम इसे लेकर के आते हैं कि किस टाइप का पैकेट आप यूज करते हो मिल्क की पैकेजिंग में। तो आपको याद रखना है कि HDPE का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब कई लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ रखा होगा मिनिमम फैट परसेंटेज किसमें, डबल टोन्ड मिल्क में 1.5 होता है, लेकिन ये अब नहीं रह गया है। FSSAI ने अमेंडमेंट कर दिया है और इसे 1.3 पर ला करके स्टैंडर्ड को तय कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क के बारे में। यानी आज की इस क्लास में हम यहाँ पर फ्लो चार्ट को देखेंगे कि कैसे मिल्क को प्रोसेस किया जाता है फ्रॉम द फार्म टू द फोक, यानी मिल्क को कैसे शुरुआती दौर से गुजार करके आपके घरों तक पैकेज्ड फॉर्म में पहुंचाया जाता है। क्लास बहुत ही छोटी होने वाली है, बहुत ही क्रिस्प में हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही ब्रीफ सी क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, यहां पर हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं जिसमें कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ मिल्क। यानी मिल्क को जैसे ही मिल्चिंग कराई जाती है, यानी उस पर्टिकुलर कैटल से जिससे कि आपने मिल्क को निकाला है, उससे निकालने के बाद जो मिल्क मेंस होते हैं, यानी जो यहाँ पर मिल्क मेंस होते हैं, उसको कहाँ तक ले जाते हैं? इसको ले जाते हैं कलेक्शन सेंटर तक। ठीक है। अब ये जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर ढेर सारे मिल्क मेंस अपने कैंस में लेकर के मिल्क को आते हैं और कलेक्शन सेंटर में इसको जमा करते हैं या इसको सेल करते हैं। अब यहाँ पर कलेक्शन सेंटर में इसको ये सेल करेंगे तो किसके बेसिस पर इसकी सेल आपको देखने को मिलेगी, किस बेसिस पर इनको पैसे मिलते हैं? तो यहाँ पर जनरली फैट परसेंटेज के बेसिस पर इनको पैसे दिए जाते हैं। जो बायर्स होते हैं वो फैट परसेंटेज के बेसिस पर इन मिल्क मेंस को पैसे दिया करते हैं। उसके बाद देखो, अब ये कलेक्शन सेंटर में आकर के जमा कर लिया गया, यानी मिल्क मेंस ने अपना काम कर दिया। अब ये जो कलेक्शन सेंटर है, यहां से इस मिल्क को आगे ले जाया जाता है। कहां ले जाया जाएगा? इसको ले जाया जाएगा चिलिंग सेंटर में। जनरली ये देखा जाता है कि कलेक्शन सेंटर और चिलिंग सेंटर काफी बार आसपास में ही पाए जाते हैं या आसपास में ही होते हैं। तब भी जो चिलिंग सेंटर होता है उसका क्या रोल होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो चिलिंग सेंटर होता है, इस पर्टिकुलर रॉ मिल्क को क्या करता है? इसको चिल कराने का काम करता है, यानी इसको लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पर ले आने का काम करता है। अब ये जो आपका मिल्क था, रॉ फॉर्म में मिल्क था, जो कि पहले रूम टेम्परेचर पर था, अब वो आ गया है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पर। इसको हम लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पर ले करके क्यों आते हैं, इसके पीछे की क्या वजह होती है? तो देखो, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आने का हमारा जो मेन मोटो है वो है मिल्क को स्पॉइल होने से बचाना। ठीक है। क्योंकि जो लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, इस पर आपको जो माइक्रोबियल ग्रोथ रेट होती है ना, माइक्रोबियल ग्रोथ रेट, स्पेसिफिकली उन बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें जो कि पैथोजेनिक होते हैं, ये बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। इस वजह से हम इसको लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आते हैं। अब आगे देखिए, यहां पर चिलिंग सेंटर के बाद हम मिल्क को कहां पर लेकर के जाएंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो चिलिंग सेंटर के बाद ये मिल्क पहुंचता है प्रोसेसिंग प्लांट के पास। अब प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचने में आपको ट्रांसपोर्टेशन भी कराना होता है यहां पर। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये पहुंचेगा प्रोसेसिंग प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम लोग यहाँ पर कंटेनर्स में ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो जो आपके कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, कंटेनर्स जो होते हैं इनका हम यूज क्यों करते हैं? जो यहाँ पर आपके कंटेनर्स देखने को मिलते हैं, इनका क्या इस्तेमाल होता है, किस पर्पज से हम इसका यूज करते हैं? तो देखो, ये यहाँ पर क्या करते हैं कि मिल्क के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। मिल्क के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका? कंटेनर्स का। तो आपने मिल्क व्हीकल्स देखा होगा जिसमें कि बड़े से कंटेनर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पर मिल्क को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया जाता है प्रोसेसिंग प्लांट तक। अब ये मिल्क पहुंच चुका है प्रोसेसिंग प्लांट के पास। अब यहां से आगे क्या होना है मिल्क का? तो देखो, प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचते ही यहां पर मिल्क की ग्रेडिंग करी जाती है। अब ये मिल्क जो है अलग अलग ग्रेड्स में वहां पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर इसकी सैंपलिंग भी करी जाती है। ठीक है। तो ग्रेडिंग और सैंपलिंग आपको देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेप्स में। इसके साथ साथ अनलोडिंग होगी मिल्क की, क्योंकि अब उसे प्लांट में जाना है। ठीक है। तो यहां पर ग्रेडिंग और सैंपलिंग के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रेडिंग और सैंपलिंग के बाद का जो यहां पर होता है स्टेप, वो होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट करते हैं। स्पेसिफिकली कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट है जिनको हम जरूर करते हैं
जैसे कि उनको हम कंबाइनली बोले तो बोला जाता है प्लेटफॉर्म टेस्ट। प्लेटफॉर्म टेस्ट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहां पर, प्लेटफॉर्म टेस्ट, प्लेटफॉर्म टेस्ट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल टेस्ट, जैसे कि क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, जैसे कि सेडिमेंटेशन टेस्ट। तो बहुत सारे टाइप के प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपको प्लेटफॉर्म टेस्ट पर एक सेपरेट लेक्चर मिले तो आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में जाकर के लिख सकते हो। अब देखो यहां पर हमने प्लेटफॉर्म टेस्ट किया, जिसके बेसिस पर हमें यह पता चल गया कि मिल्क की क्वालिटी क्या है। ठीक है, प्लेटफॉर्म टेस्ट के साथ साथ हम यहाँ पर उसकी फर्दर टेस्टिंग भी करते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग, जैसे कि उसका फैट परसेंटेज क्या है, उसमें एसएनएफ वैल्यू क्या है, ये सारी टेस्टिंग हम यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंतर्गत कर लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ सेंसरी टेस्ट भी यहाँ पर किए जाते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेइंग, यानी जो अभी मिल्क आपके पास तक पहुंच गया है, यानी प्लांट तक पहुंच गया है, उसकी वेइंग करी जाती है। उसमें यह देखा जाता है कि उसका वेट कितना है। अब देखो वेइंग क्यों कर रहे हैं, वॉल्यूम में इसको मेजर क्यों नहीं किया जा रहा है, वेट क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह होती है। ठीक है, तो यहां पर क्यों, वाई वेट, वेट में क्यों इसको नापा जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह होती है। तो देखो यहां पर पहली वजह, सबसे पहली वजह क्या होती है कि मिल्क जो होता है अगर उसको हम वॉल्यूम में नापेंगे तो कई बार फ्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है जिससे कि वॉल्यूम क्या होता है, अब अगर फ्रोथ का फॉर्मेशन हुआ तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम यहां पर बढ़ सकता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ फ्रोथ के अलावा अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर सपोज दैट यहां पर बढ़ गया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सपोज दैट फ्रोथ का फॉर्मेशन हो गया तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि फ्रोथ ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, फ्रोथ कम होगा तो वॉल्यूम कम मिलेगा उतने ही मिल्क में। इसी के साथ साथ अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। इसी वजह से यहां पर जो मिल्क होता है उसकी वेइंग करते हैं हम कभी भी उसको वॉल्यूम में नहीं मेजर करते हैं। क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर अगला स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं। फिल्ट्रेशन के पहले और वेइंग के बाद कभी कभी आप देखते हो कि प्री हीटिंग भी करी जाती है, प्री हीटिंग। अब देखो यहां पर प्री हीटिंग क्यों करी गई, इट इज नॉट मैंडेटरी स्टेप। हो सकता है कि वेइंग के बाद आप डायरेक्टली फिल्ट्रेशन करा दो। देखो फिल्ट्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि फिल्ट्रेशन का जो रेट होता है वो स्लो होता है। अगर स्लो फिल्ट्रेशन रेट है तो वहां पर जो कोल्ड मिल्क है, आपका जो मिल्क है जो चिल्ड है, वो भी स्लो फिल्ट्रेशन रेट से पास ऑन हो सकता है, धीरे धीरे फिल्टर आउट हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ाओ तो यहां पर प्री हीटिंग करानी होती है। नियर अबाउट 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिल्क का टेम्परेचर ले जाना होता है, तब जाकर के आप इसको पास करते हो फिल्ट्रेशन से। अब अगर आपने इतना गर्म कर लिया, प्री हीटिंग किया, तो होगा क्या, यहां पर मिल्क की जो विस्कोसिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो मिल्क की विस्कोसिटी होती है आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे कम होती जाती है। तो जैसे जैसे विस्कोसिटी कम होगी वैसे वैसे फिल्ट्रेशन से वो अपना रेट बढ़ाएगा, यानी तेजी से फिल्टर आउट होगा। इसी वजह से यहां पर प्री हीटिंग कराई जाती है, प्री हीटिंग देखने को मिलती है। तो अगर आपको स्लो फिल्ट्रेशन रेट कराना है तो आप प्री हीटिंग नहीं कराओगे, फिल्ट्रेशन रेट तेज चाहिए तो आप यहां पर प्री हीटिंग कराओगे। किससे पहले, फिल्ट्रेशन से पहले। ठीक है, और किसके बाद, वेइंग के बाद। क्लियर हुआ ये चीज। अब यहां पर फिल्ट्रेशन में आपके मैक्सिमम जो यहां पर सब्सटेंसेस, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहां पर क्लैरिफिकेशन का भी यूज किया जाता है, क्लैरिफाई भी किया जाता है मिल्क को। तो क्लैरिफाई में क्या करते हैं, यहां पर क्लैरिफिकेशन जो होता है वो स्लो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि अगर बहुत ही लाइट पार्टिकल्स हैं जो कि मिल्क के अंदर हैं और वो इंप्यूरिटीज के फॉर्म में हैं तो उनको यहां से सेपरेट आउट किया जा सके। यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखो अगला स्टेप आपके सामने है क्रीम सेपरेशन। क्रीम सेपरेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेशन से पास ऑन कराने के बाद क्या होगा, अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो स्टेप होता है इसमें जो आपका क्रीम का पोर्शन है मिल्क के अंदर, यानी मिल्क का जो फैट का पोर्शन है वो क्या होता है, लेस डेंस होता है, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जो यहां पर वाटर होता है या आप कह सकते हो कि बचा हुआ सब्सटेंस होता है वो नीचे की तरफ रह जाएगा। तो यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिल जाएंगी। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर है इससे पास ऑन करने के बाद आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहली चीज होती है आपका मिल्क का फैट का पोर्शन और दूसरा होता है स्किम्ड मिल्क। दूसरा क्या होता है, स्किम्ड मिल्क होता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। अभी तक जितने भी हमने स्टेप देखे, हमने लास्टली क्या करा दिया है, क्रीम को सेपरेट करा दिया है। और हमने शुरुआत कहां से करी थी, कलेक्शन ऑफ मिल्क से करी थी।
ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर आउट हुए। अब देखो इसके बाद के स्टेप्स को देखते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है अभी ये कंटिन्यू होगी, ठीक है। कंटिन्यू होगी तो अगला स्टेप क्या आता है आपका? अगला स्टेप आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में आप क्या करते हो? इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि एडजस्ट करते हो किसको? मिल्क फैट को और एसएनएफ को ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर आप इसको एडजस्ट करते हो। तो कैसे एडजस्ट करोगे आप मिल्क के फैट को? तो देखो फैट आपने निकाल लिया है, स्किम्ड मिल्क आपका अलग हो गया है। तो यहां पर अब जिस जिस मिल्क को आपको प्रिपेयर करना है, सपोज दैट आपको फुल क्रीम मिल्क बनाना है, तो आपको यहां पर 6% फैट को डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अगर स्किम्ड मिल्क बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको फैट को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको स्टैंडर्डाइज मिल्क बनाना है या फिर टोन्ड मिल्क बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको फैट को एडजस्ट करना होता है। तो अलग अलग टाइप के मिल्क के लिए अलग अलग टाइप का स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मिनिमम फैट परसेंटेज और मिनिमम एसएनएफ परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का यहां पर कोर पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है एडजस्टमेंट ऑफ मिल्क फैट एंड एसएनएफ। क्लियर हुआ ये चीज? स्टैंडर्डाइजेशन के बाद अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ पास्चराइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि LT इसके साथ साथ HT या फिर UHT। इसके अलावा वैक्रिएशन, स्टेशनाइजेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पास्चराइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। LT का मतलब होता है लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम, यानी कम टेम्परेचर पर आप ज्यादा समय के लिए इसको गर्म करोगे। पास्चराइजेशन क्या है? ये एक टाइप का हीट ट्रीटमेंट होता है जिससे कि हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो पास्चराइजेशन में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक टाइप का CCP भी होता है। CCP क्या होता है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है ये, ठीक है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यानी ये बहुत ही क्रिटिकल है। इस स्टेप में आपको जो भी आपका टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन करके रखना होता है, और इस स्टेप के बाद किसी भी टाइप का पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्लांट का क्या होता है? CCP होता है। अब देखो यहां पर LT की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 63 डिग्री सेल्सियस का ट्रीटमेंट। कितने टाइम के लिए? फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें HT की तो आपको देखने को मिलेगा 72 डिग्री सेल्सियस का ट्रीटमेंट फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है। इसके अलावा UHT की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 135 डिग्री सेल्सियस का ट्रीटमेंट फॉर 1 to 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये यहां पर आपके टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ पास्चराइजेशन में यूज किए जाते हैं, और यहां से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के पास्चराइजेशन होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था वैक्रिएशन, स्टेशनाइजेशन। अगर आपको पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब आगे देखो, यहां पर पास्चराइजेशन के बाद हम लोग अगले प्रोसेस पर जाते हैं जो कि है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन में हम यहां पर जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कराने का काम करते हैं। एक होमोजेनाइजर लगा हुआ होता है प्लांट में, जिसमें हाई प्रेशर से यहां पर जो आपके फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। जनरली अगर हम बात करें नॉर्मल फैट के ग्लोब्यूल की साइज की, तो नॉर्मल साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल कितना होता है? फैट ग्लोब्यूल क्या साइज के होते हैं? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 0.2 to 20 माइक्रोन के ये नॉर्मल साइज होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा यहां पर नॉर्मल साइज कितनी होती है फैट के ग्लोब्यूल्स की। अब इनको हमें छोटा करना होता है। छोटा हम किस लिए करेंगे? छोटा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हमने इसको छोटा नहीं किया तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा थ्रू आउट द मिल्क। हो सकता है कि ये आगे के ट्रीटमेंट्स में या फिर आगे चल के ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो फैट ग्लोब्यूल्स में होमोजेनाइजेशन कराने के बाद हम इसे तोड़ करके लेस देन 2 माइक्रोन तक हम लेकर के आते हैं। ये डायमीटर है इसका, ठीक है, ये इसका डायमीटर होता है फैट के ग्लोब्यूल का। तो लेस देन 2 माइक्रोन तक हम इसे लेकर के आते हैं, जिससे कि फैट के ग्लोब्यूल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थ्रू आउट द मिल्क। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हुई। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फैट के ग्लोब्यूल्स को हम कितना छोटा करते हैं जब हम होमोजेनाइजेशन कराते हैं। आगे देखो, अगला स्टेप है आपका पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में हमको बेसिकली क्या पढ़ना होता है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनरली कि किस टाइप का पैकेट आप यूज करते हो मिल्क की पैकेजिंग में, तो आपको याद रखना है कि HDPE का यहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। HDPE स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का यहां पर इस्तेमाल होता है। आगे देखो, अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया जाता है। अब पैकेज्ड मिल्क प्रोडक्ट को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बाद ये कंज्यूमर्स यानी हमारे घरों तक पहुंच जाता है और उसको प्रॉपर
टेम्परेचर पर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। क्लियर हुई ये सारी चीजें? तो ये यहां पर फ्लो डायग्राम था, ये यहां पर स्टेप्स थे जो कि फॉलो किए जाते हैं जब भी मिल्क को प्रोसेस करना होता है। अब आगे हम देखने वाले हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या मिनिमम फैट परसेंटेज होना चाहिए और क्या मिनिमम एसएनएफ होना चाहिए, जो कि एफएसएसएआई के अकॉर्डिंगली थ्रू आउट द इंडिया एक मानक तय किया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। आइए देखते हैं इसको। अब देखिए यहां पर एफएसएसएआई के अकॉर्डिंगली ऑल इंडिया लेवल पर हम बात करने वाले हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं बात करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पर बात करेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी है और कौन से टाइप के मिल्क में कितना मिनिमम फैट और कितना मिनिमम एसएनएफ परसेंटेज होना चाहिए। एसएनएफ स्टैंड्स फॉर सॉलिड नॉट फैट, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बुफेलो मिल्क की। तो बुफेलो मिल्क में एफएसएसआई के द्वारा बताया गया कि मिनिमम फैट परसेंटेज 5 होना चाहिए। अब देखो यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन जरूर होगा, कई लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स में 6 भी पढ़ रखा होगा। तो एफएसएसआई की तरफ से इससे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट के लिए एक लिस्ट जारी कराई गई थी, जहां पर कुछ स्टेट्स में इसको 5% रखा गया था और कुछ स्टेट में इसको 6% रखा गया था। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया लेवल पर, तो इसके लिए भी एफएसएसआई ने अपने ही स्टैंडर्ड्स में लिख रखा है कि इसके लिए यहां पर मिनिमम फैट परसेंटेज जो होता है वो 5% होना चाहिए। बफेलो मिल्क के लिए थ्रू आउट द इंडिया लेवल की यहां पर बात हो रही है। मिनिमम एसएनएफ की अगर हम बात करें तो यहां पर 9 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। काउ मिल्क की यहां पर बात करें तो अगर मिनिमम मिल्क फैट की बात करें तो ये 3.2% होना चाहिए। इसी के साथ साथ मिनिमम एसएनएफ यहां पर 8.3 होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं गोट या फिर शीप मिल्क के लिए। गोट और शीप का जो दोनों का मिल्क है उसके स्टैंडर्ड सेम रखे गए हैं। तो यहां पर जो मिनिमम मिल्क फैट का परसेंटेज है उसको 3 रखा गया है और मिनिमम एसएनएफ यहां पर 8 रखा गया है। क्लियर? आगे देखो अब बात करने वाले हैं कैमल मिल्क की। कैमल मिल्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैमल मिल्क में देखो यहां पर मिनिमम फैट परसेंटेज को 2 रखा गया है, मिनिमम एसएनएफ को 6 रखा गया है। अब आप इस पूरी की पूरी लिस्ट में देखोगे कि सबसे कम एसएनएफ परसेंटेज किस टाइप के मिल्क में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये देखने को मिलता है कैमल मिल्क में। इन फ्यूचर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एसएनएफ। सपोज दैट डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क दे दिया और अगर उसमें कैमल मिल्क ऑप्शन में है तो उसमें सबसे कम यानी 6% यहां पर एसएनएफ देखने को मिलता है। क्लियर हुई है सारी चीजें? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो अब बात करते हैं यहां पर हम फुल क्रीम मिल्क की। फुल क्रीम मिल्क में जैसा कि आपने पढ़ाई होगा और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मिनिमम फैट परसेंटेज 6% होता है, मिनिमम एसएनएफ यहां पर आपको 9 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्डाइज मिल्क की। तो ये होता है मिनिमम फैट परसेंटेज 4.5 और आपका एसएनएफ होता है 8.5। बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं टोन्ड मिल्क की। तो टोन्ड मिल्क में मिनिमम फैट परसेंटेज 3 होता है और एसएनएफ परसेंटेज 8.5 होता है। अब बात होने वाली है डबल टोन्ड मिल्क की। डबल टोन्ड मिल्क यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के लिए तो खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर जो मिनिमम फैट परसेंटेज है वो 1.3 है और मिनिमम एसएनएफ 9 है। अब कई लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ रखा होगा मिनिमम फैट परसेंटेज किसमें, डबल टोन्ड मिल्क में 1.5 होता है, लेकिन ये अब नहीं रह गया है। एफएसएसआई ने अमेंडमेंट कर दिया है और इसे 1.3 पर ला करके स्टैंडर्ड को तय कर दिया है। क्लियर है? आगे देखो अब बात कर रहे हैं स्किम्ड मिल्क में। तो यहां पर मिनिमम फैट परसेंटेज वही है जो पहले हुआ करता था, 0.5%। एसएनएफ वैल्यू यहां पर 8.7 है। लास्टली हम रिकम्बाइंड मिल्क की बात करें तो यहां पर मिनिमम फैट परसेंटेज 3 है और एसएनएफ परसेंटेज 8.5 है। तो ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर मिल्क है उनके बारे में हम लोगों ने बताया, उन पे स्टार मार्क्स भी कर दिए गए हैं। आपको यहां पर जो भी इस लिस्ट में दिया गया मिल्क है उन सबकी वैल्यूज को याद करके रखना है, इन सारे स्टैंडर्ड्स को याद करके रखना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क और डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क के स्टैंडर्ड्स की बातें करी। अगर आप किसी भी टॉपिक या इससे रिलेटेड किसी भी पॉइंट के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करना चाहते हो और ये चाहते हो कि इससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।